जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके भी हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं या होने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यही पेपर दोस्तों बहुत जगहों पर आया है, तो सेम टू सेम ये पेपर आपके कॉलेज में भी आ सकता है दोस्तों। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से आप अंतिम तक जरूर देखें और एक एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से समझ लें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र दो खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। चलिए खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है। अब हम एक एक प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे का नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन किसका निबंध है? तो दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये गलत है, ये सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में गलत बता दिया था। अगला है कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो सरहप्पा जी को माना जाता है। अगला है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु के लेखक हैं दोस्तों लाला श्रीनिवास दास जी। ठीक है। अगला है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी में। अगला है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। यहाँ पे देखते हैं तो बी नंबर पे हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला है ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी किस युग में? तो भैया भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी। अगला है उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो भैया ये भ्रमर गीत से ली गई है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न हैं दोस्तों और पांचों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। टोटल ये गद्यांश आपका 10 नंबर का है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। तो यहाँ पर अब हमारा प्रश्न बोलता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित आचरण की सभ्यता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में हमको दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करनी है। तो लेखक कहते हैं कि आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है, अर्थात आचरण से युक्त भाषा जो है हमेशा मौन रहती है ना। और इस भाषा का निघंटु यानी आचरण की भाषा का जो शब्दकोश है, जो डिक्शनरी है, वो क्या है? शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। अर्थात आचरण का शब्दकोश बहुत बड़ा है, उसको हम लोग किसी पेज में या कहीं जो है शब्दों के द्वारा उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आचरण जो कि व्यक्त करने की चीज़ नहीं है, उसको दोस्तों जीवन में धारण किया जाता है ना। तो यही चीज़ है। जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे बहुत अच्छे से व्याख्या लिख पाएंगे। मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ चैप्टर, आप पढ़ लीजिएगा। अगला सभ्य आचरण की व्याख्या के मौन आख्यान क्या है? तो आप यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, है ना। आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। बस ये उत्तर हो गया। अगला है कि सभ्य आचरण की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। उसके बाद दूसरी विशेषता ये है कि मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। उसके बाद मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। मेन विशेषताएं लिखना है, सबको नहीं लिखना है दोस्तों, है ना। अगला है कि आचरण की सभ्यता में भाषा कैसी है? तो आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। ये उत्तर हो गया। और इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इस पद्यांश के नीचे भी 5 प्रश्न दिए गए हैं और 10 नंबर के हैं सभी मिला के। ठीक है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास जी की साखी है ये। तो यहाँ पे हम लोगों को संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है भैया? कबीरदास जी हैं।
ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की व्याख्या करना है। तो कबीरदास जी कहते हैं जब तक मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और जैसे ही मेरे अंदर का अहंकार खत्म हुआ तो क्या हुआ, और मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश जगा तो उससे सारा अंधियारा मिट गया, यानी मेरे अंदर ज्ञान आते ही सारा अंधकार दूर हो गया। जैसे ही मैंने दीपक को देख लिया, अर्थात जैसे ही मुझे ज्ञान का प्रकाश मिल गया। तो यहाँ पे जब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है, तो जब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, तो हमारे मन का सारा अंधकार दूर हो जाता है ना। बस यही लिखना है। ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर क्या हुआ, तो ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर सारा अंधियारा, यानी हमारे मन के जितने भी अंधकार थे, जितनी भी बुराइयां थी, वो सब दूर हो गए। अगला है प्रस्तुत दोहे में किसके दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया, तो भैया चीख चीख के दोहा बता रहा है अहंकार, मैं। ठीक है, मैं का मतलब क्या है, अहंकार, याद रखिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं भैया। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आप लोग साहित्यिक परिचय दे दीजिए और उनकी रचनाएं लिख लीजिए और हमसे 5 नंबर ले लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सरदार पूर्ण सिंह जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और यहाँ पर 3 कवियों के नाम दिए हैं, ऐसे ही किसी एक कवि का लिखना है और रचना भी लिखनी है। तो कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, 3 में से किसी एक को करिए भैया, 5 नंबर हमसे ले लीजिए। ठीक है, चलिए 6वां क्वेश्चन बोलता है कि बलिदान कहानी के आधार पर गिरधारी का चरित्र चित्रण करिए, 5 अंक आपको मिलेगा। ये आप नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कर सकते हैं कि भैया आकाशदीप कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाल दीजिए, 5 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 7वां क्वेश्चन है कि स्वपठित खंड काव्य के नायक, यानी जो खंड काव्य आपके जिले में चलता हो। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो भैया आपको नहीं पता है तो आप अपने टीचर से पूछिए जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो खंड काव्य आपके जिले में चलता हो उसके नायक का चरित्र चित्रण करो, या फिर स्वपठित खंड काव्य की कथा वस्तु आप लोग संक्षेप में लिख दो। ठीक है, चलिए खंड बा देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है भैया, दिए गए संस्कृत गद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, यानी संदर्भ भी लिखना है और हिंदी अनुवाद भी लिखना है। ऐसे करके टोटल आपको 7 नंबर इसमें के मिलेंगे। तो एवरेस्ट हो गया, गौरी शंकर हो गया, आदि, इसकी शिखरें जो हैं संसार में सबसे ऊंची हैं। किसकी शिखरें, हिमालय पर्वत की, जो माउंट एवरेस्ट हो गई, गौरी शंकर हो गई, इत्यादि शिखरें जो हैं संसार में सबसे ऊंची मानी जाती हैं। इस हिमालय पर्वत की अधिकता या मतलब घाटियों में 3 है देश। कौन सा, नेपाल, भूटान देश जो हैं पूर्ण सत्ता संपन्न देश। ये 3 यानी पूर्ण सत्ता संपन्न देश जो हैं कहाँ पर हैं, उसके क्या बोलते हैं भैया, हिमालय पर्वत की चोटियों में, यानी पहाड़ी पर। ठीक है, हिमालय पर्वत की पहाड़ी पर ये देश हैं। नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न देश हैं। कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, असम हो गया, सिक्किम हो गया, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश भी वहाँ पर स्थित हैं। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग जो है हिमालय के प्रांतरे तिष्ठति, मतलब हिमालय के प्रांत यानी क्षेत्र में ही स्थित है। चलिए यहाँ पे खा नंबर देखते हैं कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए, आपको 7 अंक मिलेंगे। अकीर्ति विनयो हंति हंति अनर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंति लक्षणम। अकीर्ति विनयो हंति मतलब अपयश जो है वो विनम्रता का नाश करता है। ठीक है, या फिर ऐसे कह लो कि विनम्रता जो है वो अकीर्ति को नष्ट कर देती है। और हंति अनर्थम पराक्रम, और पराक्रम जो है वो अनर्थम यानी असत्य का नाश कर देता है। ठीक है, और हंति नित्यम क्षमा, और क्षमा की भावना जो है वो प्रतिदिन, यानी देखिए क्रोधम माने यानी क्षमा जो होती है वो क्रोध का नाश कर देती है। और आचारो हंति अलक्षणम, और आचरण जो है वो अलक्षणम यानी बुराइयों का नाश कर देता है। ठीक है, चलिए 90 पे यहाँ पर 4 मुहावरे दिए गए हैं। किसी एक मुहावरे का आपको अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है, 2 अंक मिल जाएंगे। तो कान पर जूं न रेंगना का मतलब है दोस्तों कि किसी बात को सीरियसली ना लेना। आपके घर में क्या स्थिति है, क्या टेंशन है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपके पास क्या समस्या, आपको कोई क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी बात को नज़रअंदाज कर देना। ठीक है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस का मतलब है अत्यधिक धीमी गति से कार्य करना। ठीक है, चलिए अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब है कि आधा अधूरा ज्ञान होने पर भी बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, दिखावा ज़्यादा करना। लोहे के चने चबाना का मतलब है बहुत कठिन परिश्रम करना। चलिए आगे देखते हैं भैया। हाँ, अभी तक कई लोग लाइक शेयर नहीं किए भैया, प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को आप सभी के सामने लाने में। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन में देखिए स्वपठित नाटक, यानी यहाँ पर आपके सिलेबस में ये नाटक हैं दोस्तों। अब आपके ज़िले में जो चलता हो भैया उस नाटक के प्रमुख नायक का आपको चरित्र चित्रण करना है। अब भैया हमको कैसे पता चलेगा हमारे ज़िले में कौन सा है, तो आप किताब में भी देख सकते हैं, सभी नाटक के सामने लिखा रहता है। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता चलता तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिए। ठीक है,
चलिए 11वें का नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्म का हमको सही अर्थ लिखना है। तो देखिए भैया, स्वर्ण का मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना, सोना चांदी, गोल्ड। और इस सवर्ण का मतलब होता है एक जाति के लोग, ठीक है, एक समान लोग, ऐसे कह सकते हो। और अनल का मतलब होता है दोस्तों आग। क्या होता है? आग। और अनिल का मतलब होता है हवा। ठीक है, ये हो गया दोनों का अर्थ। ऐसे यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द एक शब्द, यानी 3 में से किसी एक शब्द के आपको दो दो अर्थ लिखना है। तो देखिए, घन का मतलब होता है भैया बादल, ठीक है। और घन का मतलब घना भी होता है, और घन माने वो भी होता है, कपूर भी होता है, घनसार जिसको बोलते हैं। ऐसे ही चपला का एक अर्थ होता है लक्ष्मी माता जी, और एक चपला का मतलब होता है लाइट, विद्युत, ठीक है। और ऐसे ही जड़ का एक अर्थ होता है दोस्तों, जो पौधों की जड़ हो गई जिसको हम बोलते हैं जड़, यानी मूल कह सकते हो। और दूसरा जड़ का अर्थ होता है गंवार, जड्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया जड़ हो गया, इसका भी दो अर्थ हो गया, ठीक है। चलिए, न्यू भी होता है, जड़ माने न्यू भी होता है, तो न्यू, आधार, बेस जिसको बोलते हैं, तो न्यू भी लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं, दो जो दिए गए हैं इन वाक्यांशों के लिए हमें एक शब्द लिखना है। तो जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको बोलते हैं भैया अतिथि, मेहमान, आगंतुक बोलते हैं, ठीक है। और जो बहुत कुछ जानता हो उसको बहुज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुज्ञ। जो बहुत कम जानता है वो अल्पज्ञ है, जो बहुत कुछ जानता है वो बहुज्ञ है, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है, याद रखिएगा। और जो खुद को जानता है वो आत्मज्ञ है। चलिए, यहाँ पर किन्हीं दो वाक्यों को हमें शुद्ध करके लिखना है, 4 दिए गए हैं। तो आज सभा में अनेकों नेताओं के भाषण हुए, एकदम गलत है। आज सभा में अनेक नेताओं के भाषण हुए, बस ये सही हो गया। उसने अपनी पत्नी का गला घोट कर मार डाला, ठीक है, तो ये मुझे ऑलरेडी सही लग रहा है। उसने कुत्ते को लाठी द्वारा मारा, तो उसने कुत्ते को लाठी से मारा, ठीक है। और हम आंखों द्वारा देखते हैं, मतलब हम आंखों से देखते हैं, ये बढ़िया होगा। चलिए, यहाँ पे 12वें क्वेश्चन में देखिए, श्रृंगार अथवा करुण रस का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, 2 अंक आपको मिल जाएंगे। अनुप्रास अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण और उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, 2 अंक मिलेंगे। चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखो, 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। 13वें क्वेश्चन में देखिए, बोला गया है विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, 6 अंक मिलेंगे। या फिर अपनी कपड़े की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्ति है तो स्टेट बैंक के प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, 6 अंक आपको मिल जाएंगे। 14 में यहाँ पर किसी एक टॉपिक पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, 9 अंक मिलेंगे भैया। राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका, मेरे प्रिय साहित्यकार, साहित्य समाज का दर्पण है, यातायात की समस्याएं और समाधान। यहाँ से दोस्तों मैंने पूरा पेपर आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ भैया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।